फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है। ठीक है, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ में मैंने आपके लिए एक इनोवेटिव काम भी किया है। वो काम यह है कि 15 क्वेश्चन के साथ हम निधन और जीआई टैग नहीं करेंगे। ठीक है, उन 15 क्वेश्चन से हम जीआई टैग और निधन किया करेंगे। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में मिल सके। ठीक है, बहुत सी वीडियो में क्या होता है कि जीआई टैग को उन्हीं 15 क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जीआई टैग महत्वपूर्ण है, हम उनको अलग से इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे विद इमेज। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो पहले तो उनका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद आप इतना नॉलेज में खो जाते हो, ठीक है, कि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो लाइक अभी से कर दीजिए और साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लगभग 20 स्टूडेंट इस चैनल को या इस वीडियो को डेली देखते हैं। अगर 20 के 20 अपने 5 दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो हमारा चैनल फेमस हो जाएगा। ठीक है, आप इतना काम मेरे लिए कर सकते हो। मैं आपके लिए डेली 1-1.5 घंटा लगाता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट लगाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पर करंट अफेयर के कितने अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 लाइनें छोड़ते चलिए। जो मैं महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बोलता हूँ उनको भी नोट करते रहिए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर उनके सराउंडिंग पूछ लेता है, जैसा मैंने एग्जामिनर को एनालिसिस किया है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज डेट है हमारे पास 14 मई 2020। तो 14 मई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहाँ पर सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पर स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लिया है? पहला, मिलिट्री कैंटीन। पैरामिलिट्री कैंटीन कौन सी होती है? सीएएफ की जितनी भी फोर्स होती है, सीएपीएफ की जितनी भी फोर्स होती है, उन्हें पैरामिलिट्री कैंटीन या पैरामिलिट्री फोर्स बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं स्वदेशी वस्तु। जैसे कि आप लोगों ने 1905 में बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना था। उस स्वदेशी आंदोलन में क्या होता था, जो अपने भारत देश की वस्तु थी, जो अपने भारत में बनी हुई थी, स्वदेश की बनी हुई थी, उन चीज़ों को उपयोग में लाने और साथ ही बाहर की वस्तुओं को का बहिष्कार करने के लिए वह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और वो सफल भी हुआ था। ठीक है, वो इतना सफल हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो जब उस आंदोलन ने पूरी के पूरी अंग्रेज सियासत को हिला दिया था, तो अब प्रधानमंत्री जी यही कहना चाह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, तो कौन सी फोर्स है वो? पैरामिलिट्री कैंटीन या पैरामिलिट्री फोर्स की कैंटीन। ठीक है, सीएपीएफ। अब बात करते हैं सीएपीएफ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेशन में कोई भी व्यक्ति अगर किसी फोर्स में है तो आप उनसे कहते हो कि हमें कैंटीन से सामान दिला दो। कैंटीन से सामान क्यों लेते हो आप? उसका भी रीज़न होता है। उसका रीज़न होता है वो आपको कुछ पैसे वहाँ से सस्ता और बेहतरीन सामान मिल जाता है। सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि राज्य सरकार का जो टैक्स है उस पर नहीं लगता। दूसरा, अच्छा क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती, सरकार के अंतर्गत या अच्छे अधिकारी के अंतर्गत वो काम होता है। ठीक है, और कुछ लोग आपको दिलवा भी देते हैं, तो कुछ लोग मना करते हैं। हालांकि मना करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी फैमिली के लिए ही होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सीएपीएफ की। अगर सीएपीएफ के अंदर देखें तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता रखा है, ताकि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी ना बने कि सीएपीएफ के अंदर कौन कौन सी फोर्स आती है। बात करते हैं सीएपीएफ के अंदर फोर्स। पहले लिखा है मैंने एएफ, यानी कि आसाम राइफल्स। दूसरी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, जो बॉर्डर पर तैनात होती है। तीसरी हमारी सीआईएसएफ और एक सीआरपीएफ, भूल गया मैं लिखनी, सीआरपीएफ भी अच्छा लिखी हुई है। एक होती है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, एक इंडियन तिब्बत पुलिस बल होता है, और एक हो गया हमारे पास ये एसएसबी, तो मैंने बता दिया आपको। एक एनएसजी भी लिख लेना इसके अंदर। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो ये सारी की सारी सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। और बात करें पूरा का पूरा, यानी कि ये डिपार्टमेंट, अगर हम पूरा इसको एक स्टाफ मान के चले तो यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी। ठीक है, बात करते हैं जो आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, वो इनसे बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, कौन कौन सी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इनसे अलग होती है। वो डिफेंस मिनिस्टर यानी डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह।
ठीक है। अगर हम बात करें सिर्फ इसी कैंटीन के अंतर्गत ये काम करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो आपको बताना चाहूँगा। अगर हम स्वदेशी ब्रांड खरीदते हैं, इन्हीं कैंटीन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ऑल ओवर इंडिया नहीं जा रहा हूँ, अगर हम इसी कैंटीन की बात करते हैं, अपना स्वदेशी ब्रांड ही खरीदेंगे, तो हमें 2600 करोड़ रुपए की बचत होगी। कितने की बचत होगी? 2600 करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन तभी अगर हम, यदि प्रत्येक भारतीय भी स्वदेशी अपनाए, यानी कि प्रत्येक भारतीय स्वदेशी अपना ले, स्वदेशी सामान ही खरीदे, तो अगले 5 वर्ष तक पूरा भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। ठीक है, पूरा भारत क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें किसी और के यहाँ चीज़ लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा आता है, यानी कि मार्केट में भी ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है, तभी दूसरे लोग चाइना वगैरह यहाँ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ से व्यापार करके ले जाते हैं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो कौन नियुक्त हुए? डेरेंग तांग। विश्व बौद्धिक, आपको पता चल चुका है, इंटेलेक्चुअल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके महानिदेशक तो है डेरेंग तांग। और बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की बात करें, स्थापना भी आपको लिखनी चाहिए 1967 यानी कि 1967 में, और उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो। किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो किस सरकार ने बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखो, कुछ लोग समझते होंगे कि मैं वीडियो लॉन्ग बनाता हूँ। वीडियो लॉन्ग बनाने का मेरा एक मकसद है ताकि आपके मार्क्स कहीं से कहीं तक ना घटे। मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट ना पूछ के सराउंडिंग पूछ लेता है। ठीक है, कुछ भी उसके आसपास की चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए जो मैं बताता हूँ उन्हें भी आप लिख लिया करें और याद रखा करें। ठीक है, ऐसा ना हो कोई चीज़ मैं छोड़ दूँ, ठीक, या आप लिख ना पाओ तो उससे आपका नंबर चले जाए। इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग बनाता हूँ, और साथ साथ में जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो उसके बारे में पूरी की पूरी रिसर्च करके लाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये आधे घंटे की वीडियो बनाने के लिए करीबन मुझे 1.5 घंटे की मेहनत और कर
अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की थी। कब की थी? 2015 में की थी। तब से लेके अब तक ये राष्ट्रीय टीम में नियमित रूप से खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस खेल संस्थान ने लॉकडाउन के बाद प्रशिक्षण शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के लिए एक समिति बनाई है? तो किन्होंने बनाई है? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। अब बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी लॉकडाउन के बाद जो है प्रशिक्षण संचालन वहाँ पर शुरू हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी, आप लिख सकते हो, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 24 जनवरी 1984 में हुई थी। 24 जनवरी 1984 में हुई थी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, डीजी है, उनका नाम है संदीप प्रधान, और जो हेडक्वार्टर है वो इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ग्रेगरियो को 2018 डोपिंग मामले के समापन के बाद 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो किस खेल से जुड़े हैं? साइकिलिंग से जुड़े। आपको क्वेश्चन को सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए डी ग्रेगरियो को कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है, तो 4 वर्ष का। अगर आपसे पूछा जाए डी ग्रेगरियो कौन से खेल से संबंधित है, तो आप क्या बताओ? साइकिलिंग से। अगर एक चीज़ और लिख लीजिए इसके साथ साथ, अगर आपसे पूछा जाए डी ग्रेगरियो कौन से देश से संबंधित, तो आप लिख सकते हो ये फ्रांस के निवासी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया? कारण यही है कि लोग बोल रहे हैं हम आपके अकाउंट में पैसा नहीं देंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आता है तो आप लोगों को भीख दे देते हो, या कोई भिखारी आता है तो भीख देते हो, लेकिन कुछ गरीब आदमी ऐसे होते हैं जो भीख नहीं मांगते, उनको अपनी आत्मनिर्भरता या उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यार मिलती है। ठीक है, वो लोग क्या चाहते हैं? हमको काम मिले, काम के साथ ही हमको पैसा मिले। तो ये जो योजना बनाई गई है आत्मनिर्भरता, उनका भी काम यही है कि ये आप लोगों को पैसा डायरेक्ट पैसा ना देकर काम देंगे। पैसा आप कितने दिन चला लोगे? ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम जो पैसा देंगे वो काम करने में लगाएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन जाए, उनमें काम करने की क्वालिटी आ जाए और वो काम करने के आदी बन जाए। ठीक है, बिना बात के पैसे देने से अच्छा तो सही है कि पहले आदमी को रोज़गार दिया जाए या रोज़गार करने के लिए पैसे दिए जाए। ठीक है, उसके बाद जब वो काम करने लगे तो उसे पैसे ही मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सरकार ने साथ में बोला है अब आप कहीं से भी लोन लेते हो या कहीं से भी ब्याज पर पैसे लेते हो तो हमेशा क्या होता है, गारंटी के तौर पर आपसे कुछ ना कुछ रखवा लिया जाता है। जैसे होम लोन लेते हो या बाइक के लोन पे लेते हो तो आपके जो बाइक के कागज़ हैं वो कंपनी या बैंक के पास रहते हैं। इस तरह होम लोन के भी पैसे, होम लोन के जो आपके होम के कागज़ होते हैं, ठीक है, घर के जो कागजात होते हैं वो बैंक के पास होते हैं। सरकार ने बोला है हम आपको जो राशि देंगे उस राशि के बदले हम आपसे गारंटी में कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, तो बिना गारंटी के आपको देंगे। पहला काम तो ये हो गया। साथ में उन्होंने कहा है जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारा काम सबसे पहला ये होगा, जो भी ग्लोबल टेंडर होते हैं यानी कि जो बाहर की जो कंपनियां होती हैं उन्हें कम से कम अवसर दे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा। पहले यह जो आयोजन है पहले
9 नवंबर 2020 को होना था, लेकिन कोविड-19 के प्रसार के कारण हम नवंबर तक को अभी इसको नहीं ले रहे, हम इसको 17 फरवरी 2021 में कराएंगे। ठीक है, कब कराएंगे? 17 फरवरी 2021 में कराएंगे। तो पहली बार इसका जो आयोजन होता है 2008 में आयोजन हुआ था। बात करते हैं फीफा की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और जो इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। क्या है अध्यक्ष का नाम? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य किसानों को उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य है? तेलंगाना। यानी कि अब तेलंगाना राज्य खुद बताएगा किसानों को क्या उगाना चाहिए, इसकी जो धरती है क्या चीज़ उगाने के लिए सक्षम है, किसकी पैदावार ज़्यादा होगी। ठीक है, तेलंगाना किसानों को अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए कहकर फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव जी ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य में धान उगने की जो सीमा है वो 50 लाख एकड़ ज़मीन की है। ठीक है, कितनी है धान की? 50 लाख एकड़ है। चने की खेती के लिए 10 लाख एकड़ है। बाकी वो धीरे धीरे नियम बनाएंगे और बताएंगे कि आपको अपने खेत में क्या उगाना चाहिए, किससे पैदावार अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है? गोवा ने। देखो, आप जब ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक हो रही थी साथ में, ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने यही बात बोली थी कि पर्यटन विभाग में हम अच्छा काम करते हैं, आप काम करने को। ठीक है, गोवा जो आपको पता है टूरिज्म सिटी है, टूरिज्म स्टेट है, तो उन्होंने भी काम किया है कि हम अपने यहाँ पर्यटन को अच्छे संचालन करेंगे। ठीक है, बात करते हैं गोवा जल्द ही राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया को विकसित करेगा। कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लेने के बाद सामंत ने, यानी ये कौन है? मुख्यमंत्री सामंत ने कहा है कि अंतर्राज्य आंदोलन को प्रतिबंधित तरीके से अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे पर्यटन विभाग को फायदा और वहाँ पर पर्यटक आ पाए। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए किस गीत को जारी किया है? तो नया सॉन्ग जारी हुआ है, इसका नाम है यूनाइटेड वी फाइट। क्या नाम है? यूनाइटेड वी फाइट। अब बात करते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। इसके जो गीतकार है और म्यूजिक दिया है, किसने दिया है? अल्वारस ने। किसने दिया है? अल्वारस ने दिया है। और यहाँ पर जो लिखा है ICCR, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। बात करते हैं ICCR की स्थापना, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है। तो आपको क्या याद रखना है? ICCR की स्थापना किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में की थी। और हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि हम GI टैग की अलग बात करेंगे। तो अभी जो GI टैग मिला है हाल ही में, वो मिला है तेलिया रुमाल। किसको मिला? तेलिया रुमाल को। ठीक है, और दूसरा किसको मिला है? मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। सोराई खोवर पेंटिंग। ठीक है, एक किसे मिला है? पहला तेलिया रुमाल मिला है तेलंगाना को, वो तो आराम से याद हो जाएगा। दूसरा याद रखना है सोराई खोवर पेंटिंग। अब जो पहले वाली है वो आपको देखते ही लग रहा है कि कोई पेंटिंग है। ठीक है, इस पेंटिंग की बात करें तो ये किसको मिला है? झारखंड को मिला है। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग जिले के स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा ये निर्मित होता है। ठीक है, इस पेंटिंग की बात करते हैं, ये पेंटिंग रुमाल पर बनाई गई है, यानी कपड़े पर